हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ एनएलएम। आप 7th बोल सकते हो या फिर लास्ट लेक्चर भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम एनएलएम को सम अप कर देंगे विद सम जेई क्वेश्चंस, जेई मेंस क्वेश्चन एंड सम जेई एडवांस क्वेश्चन, और एक आध जो है हम नीट के भी सवाल ले लेंगे। तो क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? आप बोलोगे पढ़ाई तो हो रही है, बस लगी पड़ी है। मतलब पढ़ाई में लगे पड़े हो, अच्छी बात है, पढ़ाई में लगे रहना है। नेटफ्लिक्स वगैरह छोड़ो और जो अपने पढ़ाई है उस पर फोकस करो। आपके पढ़ाई के टाइम पे इतने सारे एंटरटेनमेंट के चैनल आ गए कि आप एक एक दिन भी देखोगे ना तो पूरा महीना निकल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं एक स्टूडेंट से मिला था, वो कह रहा है कि पिछले 1 महीने से मैंने ना समोसे नहीं खाए, और उसके बाद वो अगले दिन दूसरा टारगेट बना के रखा है। अगले दिन वो क्या कह रहा है कि पिछले 1 महीने से मैं बर्गर नहीं खाया, और इस तरह कर करके अगले दिन फिर और कुछ। मतलब इतने सारे चीज़ हैं खाने के लिए। अगर आपको बोला जाए कि आप एक अच्छी डाइट लो, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? मतलब बहाना देखो कैसे बन रहा है। 1 महीने पहले हमने समोसा नहीं खाया, फिर अगले दिन बोल रहा है 1 महीने पहले मैंने बर्गर नहीं खाया, फिर 1 महीने पहले मैंने कुछ और सैंडविच नहीं खाया, और इस तरह करते करते 30 तो डाइट मिल ही जाएगा। और 30 डाइट मिलने के बाद फिर क्या होगा? फिर रिपीट कर दो, तो फिर बोलोगे 1 महीने पहले मैंने समोसा खाया है। तो कोई सोचेगा यार बहुत अच्छी डाइट ले रहा है, 1 महीने हो गए समोसा खाया हुआ, ये पता नहीं उसके अगले दिन बर्गर खाया था। ठीक है, तो आपके टाइम में जब आपके पढ़ने का टाइम आ रहा है, जो 11th 12th का जोन है, जो सबसे स्पेसिफिक टाइम होता है, बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, इस मोमेंट पे आपके लिए इतने सारे एंटरटेनमेंट के सोर्स आ गए हैं कि एक दिन नेटफ्लिक्स, दूसरे दिन हॉटस्टार, तीसरे दिन कुछ और, इस तरीके से आप देखते जाओगे ना, 1 महीने निकल जाएंगे। इतने सारे एंटरटेनमेंट के सोर्स आ गए हैं, तो आपको इन सब को अवॉइड करना है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, एक बार सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद आप थोड़ा बहुत मजे करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी अगर आप बिल्कुल टाइम जोन फिक्स करके करते हो कोई भी एंटरटेनमेंट, तो सब कुछ ठीक है, बट आपको पता ही नहीं चलता है 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाता है। ठीक है, तो आपको वापस से आ जाना है, जो एंटरटेनमेंट का जोन है उससे हट के आपको अपने पढ़ाई पे आ जाना है। अगर कुछ बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तो उनको अपने जोन पे आ जाना है, क्योंकि जो आपकी ट्रैक है ना, ये सपोज करो ट्रैक है रेल की, है ना, रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक है। अगर यहां से इतना सा भी मिस्टेक हो गया ना, ये जो ट्रैक देख रहे हो, इस ट्रैक से अगर चक्का इतना सा भी 1 सेंटीमीटर में बोल रहा हूं, 1 सेंटीमीटर भी इधर आ गया, ये भी 1 सेंटीमीटर इधर आ गया, ऑल्दो यहां पे इस तरीके से कनेक्शन बना होता है जो कि इसको इधर उधर हिलने नहीं देता है। तो जैसे आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स आपके यहाँ पे यहाँ पे ऑब्स्टेकल की तरह है जो आपको हिलने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो सीधा क्या होता है आपको पता ही है ना, यहाँ से ट्रेन हादसा होता है, आपने देखा होगा, कुछ समय पहले भी हुआ था। तो ट्रेन हादसा होता है, पूरी की पूरी जान खत्म। ठीक है, तो आप भी अगर इस ट्रैक से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो बस सब खत्म। ठीक है, इसलिए आपको ट्रैक पे बने हुए रहना है। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ एनएलएम, और यहाँ पे हम कल वाले जो हमने लेक्चर किए थे उसमें स्यूडो फोर्स, उसी का थोड़ा सा ऐसा कुछ एक पॉइंट मेरे को लगा कि वो पॉइंट हमें डिस्कस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम को ही नहीं समझोगे तो फिर कुछ भी आगे का काम नहीं होगा स्यूडो फोर्स के लिए। ठीक है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एग्जाम्पल है, बस हमें ये समझाना है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम में जो हमने डिफरेंस क्रिएट किया था, उसकी के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको बताना है कि ये इनर्शियल फ्रेम है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, देखो, ये मान लो आपका अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ा है, और यहां पे है मून छोटा सा। ठीक है, ये मून जो है इसके चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, और विद सम स्पीड, सपोज करो एक स्पीड है हमारे पास 800 मीटर पर सेकेंड, सपोज कुछ भी हो, मुझे नहीं पता कि कितने स्पीड से रिवॉल्व करता है, लेकिन ये सपोज करो मून जो है 800 मीटर पर सेकेंड से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये जो है ना, ये कांस्टेंट दिया हुआ, ये चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। सपोज करो ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। ओके, और एक यहाँ पे ये रहा जमीन, ये रहा अर्थ, इसके ऊपर भी एक कार्ट मैंने बनाया, ये भी सपोज करो 800 मीटर पर सेकेंड से कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये और ये, इन दोनों पे अगर मैं एक बच्चे को रख दूं जो अपना डायरी लेके खड़ा है, यहाँ पे भी एक बच्चा है,
जो अपना डायरी हाथ में लिए हुए हैं, इसको बोल दूं मैं किसी और चीज की एफबीडी बनाने के लिए, तो ये जो रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपको बताना है नॉन इनर्शियल होगा या इनर्शियल होगा। चलो ये बताओ, ये इसके ऊपर कोई बच्चा बैठा है या फिर मून के ऊपर कोई बच्चा बैठा है, इस दोनों में आपको बताना है कि ये फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। सिंपल सा इतना क्वेश्चन है। ये देखो, यहां पे भी 800 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 800 मीटर पर सेकेंड, दोनों स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान रखो यहां पे, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये लीनियर है, ये क्या है, लीनियर मोशन। ध्यान से देखो, लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है तो आपका जो स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यहां पे जो ये मोशन है ये सर्कुलर मोशन है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे 800 मीटर पर सेकेंड यहाँ है, सपोज करो थोड़ी देर बाद ये मून यहाँ पे होगा, 800 मीटर पर सेकेंड इधर होगा। आप ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या, इसमें जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है आपकी 800 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ दोनों जगह पे है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये क्या हो जाता है, इसका हम बोलते हैं कि डिफरेंट वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी v1 था तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, v2 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज है। विद चेंज इन स्पीड देयर इज वेलोसिटी, मतलब कि आपका देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर आपका स्पीड चेंज हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, क्योंकि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगा, इफ वेलोसिटी इज चेंज्ड, अगर वेलोसिटी चेंज होता है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होगा ही होगा, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है ये, एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके ऊपर जो बच्चा बैठा हुआ रहेगा वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहां पे एक्सेलरेशन 0 मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, यहां पे भी कांस्टेंट स्पीड है। इस दोनों को बस देख के आपको इसको इनर्शियल इसको भी इनर्शियल नहीं बोल देना है, क्योंकि यहां पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है, और डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। क्या बात क्लियर है? आप सोचोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ कहाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ तो कुछ एक्सेलरेशन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ भी 800 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 800 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन दिख रहा है तो हमें बताओ क्या है एक्सेलरेशन, है ना। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे अगर ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, अगर मून पहले यहां पे था, मून अब यहां आ गया, अब बताओ इसकी डायरेक्शन जो थी वो ये थी, मतलब मून को इधर जाना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, या फिर यहां से भी अगर मैं यहां की बात करूं, है ना, तो ये डायरेक्शन है, अभी यहां पे किधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, तो इस होके जाता अगर मून तो यहां पे मून होता, लेकिन मून अभी कहां है, यहां है। ये बात समझ आ रही है, ये मून यहां पे होता, यहां पे मून है अभी, तो बताओ इसको इधर जाने से कौन रोका, इसको इधर जाने से कोई तो रोका होगा, कोई तो, मतलब कि अगर मैं किसी चीज को, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ाई है, जो चीज इधर जा रही है उसको उधर ही लेते जाते हैं, अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो इसको क्या होता है, यहां जो जा रहा है इसको इधर की तरफ फोर्स लगता है, तब जाके ये इधर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और इस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा चीज आ जाएगा। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इधर लेके आता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो भी होगी उसको अगर मास ऑफ मून से डिवाइड कर दे, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स सपोज F है, और मास ऑफ मून क्या है, m मून। ओके, तो ये फोर्स डिवाइड बाय जो मास होगा वो हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, F अपॉन मास ऑफ मून। ये एक्सेलरेशन जो होगा ये अंदर की तरफ होगी, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये अगर इस तरीके से घूम रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर आपके पास एक एक्सेलरेशन होगा जिसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन के कारण ही ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, और इस पे जो भी बैठा हुआ रहेगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। क्या बात क्लियर होगी? ये और ये जब लीनियर है तो फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब ये सर्कुलर हो गया तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अगर आपको प्रॉब्लम होता तो आप यहाँ पे भी क्या करते, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा देते, और यहाँ पे भी आप स्यूडो फोर्स का जिक्र नहीं करते, और सारा नंबर खत्म हो जाता। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है।
ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद अब मूव करेंगे एक क्वेश्चन के साथ जो कि जेईई एडवांस में आया हुआ है, जेईई एडवांस 2006 में। एक क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा एनएलएम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम सवाल करेंगे। ये आया हुआ है जेईई एडवांस 2006 में। धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। ये क्या है ना कि एनएलएम में आपको हमने अभी फ्रिक्शन नहीं बताया है। अब क्या होता है कि एनएलएम में वो फ्रिक्शन के साथ क्वेश्चन बहुत सारे देते हैं, तो जब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अभी हमें वो क्वेश्चन करना है जिसमें कि फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना हो। अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना होगी तो वो वाला क्वेश्चन हमने अभी तक सीख लिया है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या किया गया, एक स्प्रिंग लगाया, ठीक है, और स्प्रिंग यहाँ पे एक मास लगाया, एक यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया और एक और मास लगाया। ओके, ये मास m है, ये मास आपका 2m है। आपको बोला गया अगर यहां से कट लगा दिया जाए, यहां आपको क्या लगाना है, सीजर लगाना है और इसको कट कर देना है। जैसे ही इसको कट करेंगे, जस्ट आफ्टर द कटिंग, जस्ट आफ्टर द कटिंग द स्ट्रिंग, देखो क्वेश्चन क्या है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग आपको बताना है एक्सेलेरेशन ऑफ 2m एंड एक्सेलेरेशन ऑफ m क्या होने वाला है। आपको फाइंड करना है एक्सेलेरेशन ऑफ m एंड 2m, दोनों का एक्सेलेरेशन आपको बताना है कितना कितना एक्सेलेरेशन होगा। चलो ट्राई करो, मैं इधर इसको मिटाता हूं। दोनों का एक्सेलेरेशन निकालना है। पहले आपको एफबीडी बनाना है बिफोर कटिंग और फिर एफबीडी बनाना है आपको आफ्टर कटिंग। जब हम कट कर देंगे उस समय एफबीडी क्या बनेगा। और ऐसे सवाल में कभी भी ऐसा कटवट का सवाल आ जाए या फिर कोई सा भी एनएलएम में सवाल आए, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एफबीडी बनाना। तो यहाँ पे भी हम एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 4 नंबर ही दे के जाता है, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम ये बनाना है बिफोर कटिंग। यहाँ लिख देता हूं मैं बिफोर कटिंग। अब बिफोर कटिंग बनाओगे तो क्या करोगे बताओ, ये रहा 2m, ये रहा 2m, ओके। अब इस पे क्या क्या लगने वाला है बताओ। ये नीचे जो है ये टेंशन लग रहा है, देखो रस्सी है तो नीचे क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा। और ये जो 2m मास है, ये 2m नीचे की तरफ क्या लगाएगा, 2m इंटू जी, तो मतलब 2mg लगा दिया, ठीक है। ऊपर क्या लगने वाला है बताओ, ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या होगा यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स ये जो होता है स्प्रिंग का कांस्टेंट K होता है। और कितना यहाँ पे एक्सटेंशन y, ये मैंने पहले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्या होता है कि जब ये आपने मास यहाँ पे लटकाया तो क्या होता है, ये स्प्रिंग को खींच के ये नीचे लेके आ जाता है। जब ये नीचे लेके आता है तो सपोज करो ये x अपने नेचुरल लेंथ से x यूनिट नीचे लेके आया, x डिस्प्लेसमेंट हुआ बेसिकली। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो k मल्टीप्लाइड बाय डेट x। ये x क्या है आपका, नेचुरल जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग था उससे वो कितना खींच चुका है वो x होता है आपका। ये क्या होता है, नेचुरल लेंथ से कितना खींच चुका है उसको हम x बोलते हैं। और स्प्रिंग के कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वही होता है आपका स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। Fs भी बोलते हैं इसको, स्प्रिंग फोर्स। ये ऊपर की तरफ लगा, नीचे 2mg लगा और एक टेंशन लगा। अच्छा ये छोटे वाले मास पे बनाओ, ये m मास पे क्या आने वाला है, m मास पे अगर लगाएं तो नीचे की तरफ क्या लगेगा बोलो, mg लगेगा, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा टेंशन, और तो कुछ नहीं लग रहा है, बस एक टेंशन ऊपर और नीचे mg। अब हमें करना है इसी को अगर कट कर देंगे तो क्या होने वाला है बताओ, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग। जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो क्या होने वाला है, जस्ट आफ्टर कटिंग पूछ रहा है, ध्यान रखना है, जस्ट आफ्टर कटिंग पूछ रहा है। तो जस्ट आफ्टर कटिंग क्या होने वाला है, ये रहा मास m, स्मॉल m। इस पे नीचे जो mg लग रहा था वो अभी भी लग रहा है, ऊपर जो टेंशन लग रहा था ये गायब हो गया क्योंकि रस्सी कट गई ना। अब रस्सी क्या होती है ना, जो स्ट्रिंग है वो तुरंत रिएक्ट करती है, मतलब ये लेजी नहीं होता है। लेकिन ये जो आपका स्प्रिंग है ना ये बहुत लेजी होता है। अभी मैं यहां से भी कट करके दिखाऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये फास्ट रिएक्शन देता है, मतलब जैसे कट किया आपने तुरंत रिएक्शन देगा। ये जो है कट किया, अच्छा ठीक है अभी हम चल रहे हैं, आराम से देंगे, है ना, मतलब फॉर फ्यू माइक्रो सेकेंड ये कुछ रिएक्शन देता ही नहीं है,
ठीक है, लेकिन ये तुरंत रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे जैसे आपने कट किया इसको, ऊपर का टेंशन गायब तो टेंशन जीरो कर दिया, नीचे का सिर्फ mg लग रहा है। अब बताओ कोई भी मास है उस पर एक ही फोर्स लगेगा तो आप इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? ऊपर कोई फोर्स नहीं, नीचे सारा फोर्स है, तो क्या होगा, जो भी फोर्स लग रहा है एफ नेट उसमें तो एक ही फोर्स है, दिस इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। नीचे क्या फोर्स लग रहा है mg, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m से m कट गया तो a इक्वल टू क्या हो गया g, नीचे लग रहा है इसलिए g डाउनवर्ड। क्या बात समझ आई? आफ्टर कटिंग की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं इसकी एफबीटी बनाऊं, ये 2m की एफबीटी दे, देखो ध्यान से, ये 2m है ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जैसे इसको कट किए तो ये स्प्रिंग फोर्स तो अभी भी लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स में कोई बदलाव तो आया नहीं, ये रहा kx। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो 2mg, एक चीज बदला है, यहां का टेंशन गायब हो गया। देखो ये रस्सी खत्म मतलब टेंशन गायब, मतलब यहां पे टेंशन जो है वो जीरो लग रहा है। क्या बात क्लियर है? ये टेंशन गायब हो गया। अब बताओ जब यहां पे हमने एफबीटी बनाया था, यहां पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं था, मतलब कि ये रुका हुआ था, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस तरह से लटका हुआ है, ये m मास 2m मास सब कुछ रुका हुआ है, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन जीरो है, अब इसका भी एक्सेलरेशन जीरो है, चुपचाप आराम से पड़ा हुआ है। ठीक है, चुपचाप पड़ा हुआ है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है कि नहीं? कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो बोल दो तो क्या होगा, या तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दो, या फिर डायरेक्ट बोल दो कि क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो ऊपर और नीचे वाला फोर्स बराबर होगा। मतलब आप क्या बोल सकते हो, ये जो kx है ये बराबर क्या होगा, t प्लस 2mg। कोई प्रॉब्लम? k जो है आपका kx जो है क्या होगा, t प्लस 2mg। अब यहाँ पे देखो ये वाला भी मास रुका हुआ है, कोई कुछ हरकत नहीं कर रहा है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर, तो t इक्वल टू क्या होगा, mg। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस t के जगह पे हम mg लिख सकते हैं, हर जगह पे t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये t है ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, mg, तो ये kx बराबर क्या है बोलो, mg प्लस 2mg, क्या हो गया टोटल 3mg। क्या बात क्लियर है? ये kx जो है कितने के वैल्यू के बराबर है, 3mg। तो यहाँ देखो अब आफ्टर कटिंग की बात कर रहे हैं, ये जो kx है और यहाँ पे सिर्फ 2mg है, तो kx के बराबर कितना है, 3mg। ये आपका 3mg और नीचे कितना लग रहा है, 2mg। ऑब्वियसली ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे अगर लिखे एफ नेट इक्वल्स टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या होने वाला है, एफ नेट ऊपर 3mg माइनस नीचे वाला 2mg एंड दिस इज इक्वल्स टू 2m इंटू ए। क्लियर? इससे इसको घटा तो ये बन गया mg इक्वल्स टू 2m इंटू ए, m से m कट गया तो ये बन गया g अपॉन 2 इक्वल्स टू a। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा बोलो, किधर होगा डायरेक्शन, क्योंकि kx ज्यादा है। अब kx ज्यादा है मतलब ये ऊपर की तरफ उठेगा ना कि नीचे जाएगा, ये ऊपर उठेगा और ये नीचे जाएगा। इसको एकदम फील करना है, समझो। कभी आपने किया होगा ऐसे, कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो रस्सी के सहारे मतलब रुका हुआ है, सपोज करो थोड़ा भारी ऑब्जेक्ट में दिखाता हूं, ये बोतल ही है, मान लो ये बोतल, यहाँ पे रस्सी लगी हुई है इस तरीके से और यहाँ से रस्सी ऊपर लगी हुई है। ठीक है, आपने रस्सी को जस्ट यहाँ पे कट किया, आप ध्यान लगाओ होता क्या है वहां, जैसे रस्सी को कट किया क्या होता है, जो ऊपर वाली रस्सी वो कूद के ऊपर नहीं चली जाती है क्या? ध्यान से याद करो, कभी आपने सोचा होगा कोई रस्सी है लटक रही है कोई चीज, उसको बीच से एक बार कट करो, जो नीचे वाली चीज है वो नीचे गिर गई, जो ऊपर वाली रस्सी है ना वो ऊपर की तरफ थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ मूव करती है। तो वही यहाँ पे हो रहा है बेसिकली, जैसे हमने यहाँ पे कट किया, नीचे वाली चीज नीचे गिर गई, जो ऊपर वाली चीज है ना वो ऊपर की तरफ मूव करी, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये 2m मास का ऊपर की तरफ हुआ, कितना, g/2। क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया था। क्यों ज्यादा हो गया था? क्योंकि यहाँ पे टेंशन ही गायब हो गया। पहले ये टेंशन भी था और 2mg भी था, ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहा था kx को, लेकिन अब टेंशन खत्म हो गया तो नीचे वाला फोर्स कम, ऊपर का ज्यादा। ऊपर का ज्यादा मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा आफ्टर जस्ट कटिंग, तो ऊपर की तरफ क्या हो गया, g/2। तो ये हम बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये डाउनवर्ड यानी ये अपवर्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था इसी तरीके से g, g/2 है ना, g/2, g। तो आपको पहले किसका बताना था, 2m मास का, फिर बताना था m मास का। तो 2m मास का कितना हो गया, g/2। अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं लिखा था बट लिखना चाहिए था, g/2, और इसका कितना हो जाएगा, g। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, सॉरी 2016 नहीं 2006 का क्वेश्चन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये स्प्रिंग अगर आ गया हमारे सामने, तो स्प्रिंग की जो कुछ ऐसे चीज जो कि आपको बता देना चाहिए, मैं सोच रहा हूं कि यहीं पे खत्म कर देता हूं स्प्रिंग की कुछ थ्योरी। अगर हम कट करें स्प्रिंग को तो क्या होगा, अगर स्प्रिंग की बात खुली गई है
तो स्प्रिंग की कहानी खत्म कर देते हैं, स्प्रिंग की कहानी खत्म कर देते हैं यहीं पे। चलो शुरू करते हैं फिर कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को हमें क्या करना है, कट करना है, और कट करने के बाद हमें बताना है कि उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसमें क्या चेंजेज आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो ये सपोज करो हमारे पास स्प्रिंग है, ये इसकी लेंथ मान लेते हैं L है, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K है। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो 3 डिफरेंट भाग में डिवाइड कर रहे हैं, इसको छोटा छोटा स्प्रिंग बना रहे हैं, छोटा छोटा स्प्रिंग बना रहे हैं। इसका लेंथ L1 है, ये L2 है और ये L3 है। ओके, तो ये लेंथ को ही हमने टुकड़े में बांटा है, इसका मतलब क्या होगा, ये L1 प्लस L2 प्लस L3 जो है ये क्या होगा, L के बराबर होगा। ओके, इसका अगर कांस्टेंट K है तो इस सब का कांस्टेंट क्या होगा ये हमें बताना है, K1 K2 K3, K1 K2 K3 क्या होने वाला है। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग जितनी लंबी होगी, लेंथ ऑफ स्प्रिंग जितनी लंबी होगी उसकी उतनी ही कम वैल्यू होगी K की। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। जितना लंबा होगा स्प्रिंग उतना ही कम वैल्यू होगा किसका, K का, और जितना छोटा होगा स्प्रिंग उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा K का। मतलब आपका जो ये K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ। क्या बात समझ आ रही है। अगर इस लेंथ को यहां मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, K इंटू L, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट है कि नहीं। मतलब K इंटू L आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप उसको कट कर दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, कुछ भी कर दो, बस आपको मटेरियल को चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं ये स्प्रिंग दूसरा था लोहे का, इसका सिल्वर का बना लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो सेम रखे हो, अगर आप इसको कट कर दो तो भी इसका जो भी लेंथ बचेगा उस लेंथ को उसके अपने K से अगर मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे जो K है और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम ही आने वाला है। हमेशा K इंटू L क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो आपका K है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये K इंटू L, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इसका K इंटू इसका L, तो क्या हो जाएगा K1 इंटू L1, एंड दिस विल बी व्हाट, K2 इंटू L2। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आगे बढ़ते जाओ, K3 इंटू L3। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, अगर इसी को सिर्फ ले तो क्या बनेगा, KL इक्वल टू व्हाट, K1 इंटू L1। यहां से K1 कैसे निकाल सकते हैं, L1 को यहां ले आओ, तो KL अपॉन L1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, K1। सिमिलरली आप यहां से K2 निकाल सकते हो, K3 भी निकाल सकते हो, इसको इक्वेट कर दो इससे, K इंटू L इक्वल टू व्हाट, K2 इंटू L2। यहां से आप K2 निकाल सकते हो, यहीं से K3 भी निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कटिंग करने के बाद हमने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ से K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये 200 है, ये लेंथ आपका 5 मीटर है। ठीक है, तो और यहाँ पे सपोज करो ये जो L है ये 2 मीटर है। अब आपको बताना है ये 2 मीटर, ये 1 मीटर और ये भी 2 मीटर। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें K की वैल्यू क्या होगी। कितना सिंपल है, देखो 200 मल्टीप्लाई बाय दिस, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, K1 इंटू L1। तो L1 कितना है, 2 मीटर, 2 को इधर ले आओ तो 200 इंटू 5 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू K1। 2 से ये 100 बार में, इसलिए K जो क्या हो गया 500। अब आप ध्यान से देखो, जैसे ही हमने इसको छोटा किया 2 मीटर किया, इसका जो K की वैल्यू है वो बढ़ गया है ना, 500 हो गया, यहाँ पे 200 है तो इससे बढ़ गया। ये 1 है ना, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको देखो करके क्या होगा, K2 इंटू L2, L2 1 है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू L, 200 इंटू 5, तो 200 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू K2 इक्वल टू कितना हो गया, 1000 हो गया। तो जितना आप छोटा लेंथ करोगे ना उतना ज्यादा K का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दिस वाज व्हाट, कटिंग ऑफ ए स्प्रिंग। कटिंग करने से आपका K का जो वैल्यू चेंज होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक होता है कि अगर मैं 2-3 स्प्रिंग को सीरीज में ज्वाइन करूं या फिर पैरेलल में ज्वाइन करूं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा तो रिजल्टेंट हमें निकालना है, वो भी हम सीख लेते हैं। स्प्रिंग का कहानी यहीं खत्म हो जाएगा। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वो करते हैं। सबसे पहले सीरीज देख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, उसके बाद देख लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। देखो सपोज करो यहां पे एक स्प्रिंग ये है, दूसरी स्प्रिंग ये है, तीसरी स्प्रिंग ये है,
यहां एक मास लगा हुआ है m, और इस पे हमने एक फोर्स लगाया F। इस मास पे हमने एक फोर्स लगाया F। अब ये फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ जब खींचा जाएगा तो इसमें भी कुछ स्ट्रेच आएगा, इसमें भी कुछ स्ट्रेच आएगा और इसमें भी कुछ स्ट्रेच आएगा। ये बात समझ आ रही है। सपोज करो ये K1 है, इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ये K3 है, अलग अलग स्प्रिंग लगा हुआ है। अब इस तीनों को हमने क्या किया, सीरीज में लगा दिया। अब हमें बताना है कि अगर इसको मैं कंबाइन करके एक ही स्प्रिंग में लिखना चाहता हूं, एक ही स्प्रिंग में बनाना चाहता हूं, ठीक है, और यही मास लगाएंगे, तो आपको बताना है कि इस स्प्रिंग की, जो नई स्प्रिंग मैं बना रहा हूं, इसकी K इक्विवेलेंट कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो ये क्योंकि K1 है तो यहाँ पे जो स्ट्रेच आएगा, जो इसके नेचुरल लेंथ से जो चेंज होगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे, x1। यहाँ जो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, x2। यहाँ जो चेंज होगा इसको क्या बोलेंगे, x3। अब यहाँ पे हमने फोर्स तो F लगाया, यहाँ भी हमने फोर्स F ही लगाया। ये बेसिकली ऐसा नहीं है इसको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ के नहीं दिखा रहे हैं, बेसिकली इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं। जोड़ तो नहीं सकते ना, ये सारे के सारे मिले हुए ही रहेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये जो K1 है, K2 है, K3 है, इन तीनों का समिंग इफेक्ट क्या होने वाला है वो हम निकालने का ट्राई कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं K इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेच हुआ x1, यहाँ स्ट्रेच हुआ x2, यहाँ स्ट्रेच हुआ x3, मतलब ये तीनों जो स्ट्रेच हुआ ये पूरे लंबे से स्प्रिंग में हुआ है। मतलब इन सब को हम इसी तरह विजुअलाइज कर रहे हैं, यही वाली स्प्रिंग यहाँ पे भी है, लेकिन K जो है उसका इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, तो जो भी स्ट्रेचमेंट यहाँ है वो सारे के सारे स्ट्रेचमेंट यहाँ भी दिखेंगे। तो यहाँ टोटल स्ट्रेच जो होगा x क्या होगा, x इक्विवेलेंट बोलो, x1 प्लस x2 प्लस x3। क्या बात समझ आ रही है। अब F इक्वल्स टू क्या होता है, kx, तो F इक्वल्स टू क्या होने वाला है, यहाँ पे लगा दो एक बार यहाँ पे लगा दो। देखो F इक्वल्स टू क्या होगा, kx। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ना, ये कहीं मूव नहीं कर रही है, क्योंकि आपने खींचा इधर, खींचने के बाद ये जो अपने नेचुरल लेंथ से अलग लेंथ पे आ गया है। अब ये एक्सेलेरेशन इसका क्या हो गया, 0। अब जब इसका एक्सेलेरेशन 0 हो चुका है तो अब क्या करोगे, यहाँ पे लगा दो न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दो। इस पॉइंट पे सपोज हम लगाते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, एनएलएम का सेकेंड लॉ। क्या होगा, इधर फोर्स लग रहा है F, पीछे क्या लग रहा है बोलो, पीछे लग रहा है K1 x1, है ना, इधर फोर्स F, पीछे क्या लग रहा है K1 x1, और इसका एक्सेलेरेशन इस पॉइंट का क्या है, 0। इसका मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे भी लग रहा है। आप क्या बोल सकते हो, F इक्वल्स टू K1 x1। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट को यहां पे विजुअलाइज करो, बताओ इधर क्या लग रहा है, K1 x1, और पीछे क्या लग रहा है, K2 x2, और क्या इस पॉइंट का कोई एक्सेलेरेशन है, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। और क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं K1 x1 इक्वल टू व्हाट, K2 x2, और K1 x1 किसके बराबर था, F के बराबर। इसका मतलब ये F जो है K1 x1 के भी बराबर है, साथ साथ K2 x2 के भी बराबर है। सिमिलरली इस पॉइंट को जब मैं यहां रखूंगा तो वो K3 x3 के भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो F है आपका K1 x1 के बराबर, K2 x2 के बराबर, और साथ साथ K3 x3 के भी बराबर, ये तीनों के बराबर है। ठीक है, अब यहां से कुछ इक्वेशन इक्वेट करेंगे, बस फटाफट हमारे पास K इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। देखो ये तीनों क्योंकि बराबर है, हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू K1 x1 लिख सकते हैं, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x1 की वैल्यू क्या आएगी, F अपॉन K1, दिस इज इक्वल्स टू x1। सिमिलरली अगर इसको हम इससे इक्वेट करें, F इक्वल्स टू K2 x2, यहां से x2 क्या आएगी, F अपॉन K2। सिमिलरली यहां से x3 क्या आने वाली है, F अपॉन K3। अब यहां हमें पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तीनों को मिला के x इक्विवेलेंट बनेगा। और यहां पे अगर मैं लगा दूं कि f जो है ये f, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे जो भी k है k इक्विवेलेंट इंटू x इक्विवेलेंट। तो x इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस x3। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ये इसमें हमने लगाया, ये इसमें हमने लगाया, यहाँ पे x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है। सपोज करो x1 प्लस x2 प्लस x3 हमें करना है, यहां से क्या होने वाला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 सबको ऐड करो, क्या होगा यहाँ पे, F अपॉन K1
प्लस एफ अपॉन K2 प्लस एफ अपॉन K3। यहाँ से एफ कॉमन ले लो, क्या बच गया 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। बस इसको इक्वेट करा दो। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू आ चुका है, तो यहाँ पे लिख दो इसको। ये हो गया आपका f इक्वल्स टू K इक्वेलेंट मल्टीप्लाइड बाय, इसको यहाँ पे पुट कर दो f इंटू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। ठीक है, देखो ये बहुत सिंपल है। x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो वैल्यू है ये आया, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये f से ये f कट जाएगा, बोलो, और क्या बच गया यहाँ पे K इक्विवेलेंट ही तो बच गया। ठीक है, तो बस इसको हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये पूरा यहाँ आ जाएगा नीचे, तो क्या बनेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। डेट्स ऑल। या तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे 1 अपॉन K इक्विवेलेंट, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। ये यहाँ से भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा है, K इक्विवेलेंट अपॉन 1 है ये, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेम ही बात आ गई। ये वाला पूरे को आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ऐसा। यहाँ से भी आप देखो क्या होगा, K इक्विवेलेंट अगर आपको लिखना है तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट है, इसको आपने क्या किया है, जस्ट अपोजिट घुमा दिया है ना, मतलब अपसाइड डाउन किया, इसको भी अपसाइड डाउन करोगे तो 1 अपॉन ये आ जाएगा, सेम ही चीज यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब K इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखना है तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, नहीं अगर आपको 1 अपॉन K इक्विवेलेंट लिखना है तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 करना है, बस। ठीक है, ये आपका क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, है ना। अब इसके बाद हम करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा वो देखो। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, जो स्प्रिंग है वो एक के बाद एक पैरेलली ज्वाइंट होगा। स्प्रिंग जो है आपका वो इस तरीके से, ये पहला स्प्रिंग है मान लो, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये तीसरा स्प्रिंग है, ये तीनों के तीनों एक साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहां सपोज करो कोई एक मास लगा हुआ है, यहां कोई एक मास लगा हुआ है, और इस मास पे फोर्स हम लगा रहे हैं। इस मास पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ। ठीक है, ओके। अगर इस मास पे हम फोर्स लगाएंगे तो अब बताओ यहां पे जो होगा, यहां जो स्ट्रेच आएगा वो स्ट्रेच क्या होगा, इसमें भी वही, इसमें भी वही, और इसमें भी वही, सेम सेम स्ट्रेच आने वाला है। तो अगर मान लो यहां पे एक्स स्ट्रेच आया तो यहां पे भी एक्स ही आएगा, और यहां भी क्या होगा, एक्स ही आएगा। लेकिन ये सब की जो अपनी अपनी K की वैल्यू होगी वो डिफरेंट है, K1 K2 और क्या है ये K3। क्या बात समझ आ रही है, K1 K2 और K3। तो यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है तो आपका स्प्रिंग फोर्स भी डिफरेंट आने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, K1x K2x और यहाँ K3x, है ना। ये जो फोर्स लगा रहे हो आप, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे हम अगर फोर्स को इक्वेट करें तो किससे इक्वेट करें, K1x से, K2x से या K3x से, किससे इक्वेट करें। आप बोलो किसी से कर दो, नहीं किसी से नहीं कर सकते हैं। आपने टग ऑफ वॉर देखा है, जो रस्सी लगाते हैं उस साइड में 15 लोग, इस साइड में 20 लोग, है ना। सपोज करो एक साइड में आप हो सिर्फ और उस साइड में 2 लोग हैं, तो 2 लोग वाला वो ज्यादा खींचेगा या आप खींचोगे, 2 लोग वाला खींचेगा, है ना। अनटिल अनलेस आप जो है ग्रेट खली हो तो आप खींच लोगे, अकेला रहोगे 10 को खींच लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 आदमी इधर खींच रहा है, 1 आदमी इधर खींच रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो भी खींचेगा, अगर इसको यहाँ पे मेंटेन रखना भी है तो क्या करना पड़ेगा, जितना ये तीनों मिलके फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है। तो मतलब ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ये फोर्स क्या हो रहा है आपका, इस तीनों के बराबर हो रहा है। F इक्वल टू K1x प्लस K2x प्लस K3x। क्या बात क्लियर है। अब इसी को एक साथ एक स्प्रिंग अगर हम बनाते हैं तो देखो क्या होगा, ये रहा एक स्प्रिंग और इसका K इक्विवेलेंट होगा न्यू, है ना। अब x जो हम खींच रहे हैं यहाँ पे x भी न्यू होगा, x इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मास सेम है। अब यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, मतलब ये फोर्स किसके बराबर होगा, F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू x इक्विवेलेंट, होगा कि नहीं, x इक्विवेलेंट।
अब बताओ यहां से ये जो f लग रहा है f इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट, यहां आप क्या कर सकते हो, यहां पे x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लो, ये दिस f इक्वल टू व्हाट k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय x। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो, यस ये x को आप यहां से निकाल सकते हो, क्या बनेगा ये f अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3। और यहां जो x है ना, यहां पे भी खिंचाव उतना ही होगा, यहां पे जो खिंचाव हो रहा था उतना ही खिंचाव यहां पे भी होगा, क्योंकि ये अकेला जो स्प्रिंग है ये तीनों के बराबर फोर्स लगा रहा है ना, ये तीनों स्प्रिंग को हम एक साथ यहां पे मान रहे हैं, तो एक साथ अगर मानेंगे तो क्या होगा, x तो उतना ही होगा जितना कि ये खींच रहा था, तो ये जो x न्यू है ना, ये x वही पहले वाला ही होगा, ये जो x है आपका इक्विवेलेंट जो भी बोलो वो पहले वाला ही होगा। तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या है, k इक्विवेलेंट इंटू x। यहाँ पे भी x अगर हम निकाले तो क्या बनेगा बोलो, अरे अगर x निकाले यहाँ पे क्या बनेगा, f अपॉन k इक्विवेलेंट बनेगा, और यहाँ पे x क्या है, f अपॉन ये सारा चीज है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर दो, ये वाला x ये वाला x दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो क्या बनेगा f अपॉन k इक्विवेलेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू f अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3। क्या बात समझ आ रही है, यहां से f कट जाएगा, क्या बचेगा k इक्विवेलेंट, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इक्विवेलेंट इंटू 1 दैट इज k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो k1 प्लस k2 प्लस k3 है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल में जब स्प्रिंग होती है, जिस तरह से यहाँ पे सपोज करो पैरेलल में k1 k2 k3 है, इसको जब एक साथ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को डायरेक्ट जोड़ दो, k1 प्लस k2 प्लस k3, और अगर आपका लीनियर में जोड़ना है सीरीज में तो 1 अपॉन k1, मतलब वहां पे क्या करना होगा 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 एंड सो ऑन, जितने भी है स्प्रिंग आपके पास लगा सकते हो। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ आ गया। ये यहां तक होने के बाद एनएलएम का ऑलमोस्ट सारा चीज हो चुका है विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने अभी नहीं किया, ध्यान रखना है, फ्रिक्शन अभी तक हमने नहीं किया है। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो जेई के एडवांस में मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, एटलीस्ट एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो लेंगे। एक छोटा सा और भी चीज बचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ उसको भी खत्म ही कर दूँ। रिजिड बॉडी कांस्टेंट, कांस्टेंट मोशन तो हमने कर लिया है वैसे, लेकिन रिजिड बॉडी का कांस्टेंट हमने नहीं किया था। देखो इसमें क्या होता है, रिजिड बॉडी कांस्टेंट, ये सपोज करो एक बॉडी है हमारे पास, आम है ये, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट यहां है जिसको हम बोल रहे हैं ए पॉइंट, इधर कोई एक पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं बी पॉइंट। ठीक है, ये किसी भी तरीके से मूवमेंट कर रही है, सपोज करो इस पॉइंट का वेलोसिटी सपोज करो इधर है वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए, इस पॉइंट का वेलोसिटी है इधर सपोज करो वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ये रिजिड बॉडी है, ये इधर उधर पचक नहीं सकता है ना, तो इस दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, मिलाना है। ज्वाइनिंग दोज टू पॉइंट्स, जो भी दो पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट्स का आपको वेलोसिटी दिया हुआ है उसको पहले ज्वाइन करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिजिड बॉडी कांस्टेंट का जो अपना स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, अगर दो पॉइंट मूवमेंट कर रहा है, उस दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो उस ज्वाइनिंग के लाइन के डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। मतलब ये जो वेलोसिटी इधर आ रहा है वी ए, सपोज करो यहाँ θ1 है, तो वी ए का इधर अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे क्या आएगा, ये वाला वी ए कॉस θ1। यस, ये जो वी बी है इसका भी हम अगर कंपोनेंट निकालेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो क्या आने वाला है बोलो, ये θ2 है, तो वी बी कॉस θ2, वी बी कॉस θ2, तो ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना। ये क्या होता है, वी ए कॉस θ1 दैट इज इक्वल टू वी बी कॉस θ2। अगर इतना सा पॉइंट आप याद रखते हैं तो आप, अगर नीट के बच्चे हैं तो एक क्वेश्चन आया था, मैं नीट वाला मैं बता देता हूं। ये देखो इस तरीके का एक डंडा दिया हुआ है, डंडा मतलब सपोज करो ये सीढ़ी है ना, इधर वॉल से लगा हुआ है, इधर से लगा हुआ है सीढ़ी। मान लेते हैं इधर की वेलोसिटी जो है ना ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको पूछा जा रहा है इसकी वेलोसिटी इधर कितनी होगी। अगर इसकी वेलोसिटी इधर 10 मीटर है पर सेकेंड तो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी होगी, आपको ये बताना है। एट द एंगल व्हेन एंगल वाज 30 डिग्री, जब आपका एंगल 30 डिग्री बना
उस मोमेंट पे आपको बताना है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, अलग अलग एंगल पे अलग अलग होगी। ठीक है, देखो हमने क्या सीखा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये 2 पॉइंट है, रिजिड बॉडी का 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के ज्वाइन जो करेंगे लाइन वो इस तरीके से ज्वाइन होगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर आप देखोगे वेलोसिटी तो वो कांस्टेंट रहती है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे ए पॉइंट है मान लो, तो ये नीचे जो आ रहा है ये भी ए है और यहाँ 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। इस भी ए का अगर आप लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट अलोंग अगर आप वेलोसिटी निकालते हो क्या होगा, भी ए का इधर वी ए कॉस 60 होगा, वी ए कॉस 60 कॉस वाला कंपोनेंट होता है, तो वी ए कॉस 60 होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये इधर मूव कर रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट अगर हम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है ना, तो ये क्या होगा tan का इधर cos 30, tan cos 30 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों पॉइंट को हम इक्वेट करना है बस। तो यहाँ वाला क्या होगा भी ए cos 60 मतलब हाफ, दैट इज इक्वल टू tan cos 30 मतलब √3/2, इस 2 को उधर लेके चल जाओ है ना, तो भी ए क्या हो जाएगा बोलो, 2 को उधर लेके चल जाओ, तो ये 2 × 10 × √3/2, तो ये कट जाएगा, बन जाएगा आपका tan√3। क्या बात समझ आ रही है, भी ए cos 60 लगा दिया यहाँ पे और इधर cos 30 लगा दिया। तो इस तरह के पॉइंट ये नीट में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा एक गलती होती है यहाँ पे, अब गलती क्या होती है वो मैं ध्यान से समझा देता हूँ। देखो कई बार ऐसा हम करते हैं कि मान लेते हैं कि हम इधर वेलोसिटी इधर कितनी हो रही है, हम मान लेते हैं चलो इधर भी ए हो रही है वेलोसिटी, और इसका कंपोनेंट इधर कर देते हैं भी ए cos 60 और उसको इक्वेट करा देते हैं। या फिर हम ऐसा करते हैं, गलती क्या करते हैं हमेशा, किसका कंपोनेंट किधर लेना है ये बात क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, कंपोनेंट किसका लेते हैं, जो एक्चुअल में हो रहा है उसका हम कंपोनेंट लेते हैं, जो टुकड़ा खुद ही है उसका कंपोनेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में ये पॉइंट इसकी वेलोसिटी किधर है बोलो, इसकी वेलोसिटी नीचे है, मतलब इसके साथ साथ नीचे गिर रही है ये, और इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल में किधर है, इधर है, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी इधर नहीं है, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी इधर है, तो इसका कंपोनेंट हम इधर ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक्चुअल वेलोसिटी नीचे है इसीलिए इसका कंपोनेंट इधर ले सकते हैं, ना कि इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे या फिर इसका कंपोनेंट ऊपर ले लेंगे। क्या बात क्लियर है, कंपोनेंट मतलब क्या, टुकड़ा, तो टुकड़ा किसका करेंगे, एक्चुअल का या फिर किसी और चीज का, अनरियल का, टुकड़ा हम कर सकते हैं सिर्फ एक्चुअल का। तो जो एक्चुअल में आपको दिख रहा है जो वेलोसिटी हो रही है उसका कंपोनेंट आप इधर ले सकते हो, यहाँ पे भी जो एक्चुअल इधर जा रही है इसका कंपोनेंट हम इधर ले सकते हैं, और उसके बाद दोनों पॉइंट को इक्वेट कर देंगे और वहां से हम वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है जेईई मेंस में आ जाए, कोई पता नहीं है, जेईई मेंस में आने का चांस है, मतलब आ सकता है, पहले आया करता था बहुत पहले, अभी नहीं आ रहा है लेकिन बहुत पहले आया करता था। अभी हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन और बढ़ेंगे। जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है क्योंकि अभी तक हमने फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं किया है, जैसे फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर देंगे ना का लेवल जो है ना वो टफ हो जाएगा। और फ्रिक्शन जैसे अभी हम इसके बाद फ्रिक्शन ही करने वाले हैं, तो फ्रिक्शन करने के बाद फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जेईई एडवांस का एक सवाल और करने हैं। जेईई एडवांस कब आया ये, 2015 में, 2015 में नहीं 2012 में, जेईई एडवांस 2012। क्वेश्चन क्या है देखो, एक वेज है हमारे पास, एक वेज है, इस पे रखा हुआ है एक ब्लॉक m मास का इस ब्लॉक का मास आपको दिया हुआ है 0.1 kg। ठीक है, और यहां पे एक फोर्स लगाया गया इसके सेंटर पे इधर की तरफ 1 न्यूटन। कितना लगाया, 1 न्यूटन। ये जो वेज है ना ये आपका फिक्स है, ये वेज क्या है आपका फिक्स है, ये वेज आपका फिक्स है और इस मास पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन। ठीक है, और इसका मास कितना है 0.1 kg। आपको बताना है कि यहां पे बताओ ये थीटा कितना होगा, ये थीटा इक्वल टू व्हाट, कि जो मास है स्टेशनरी रहे, मास हिले भी नहीं, मास को आपको क्या रखना है स्टेशनरी। तो आपको बताना है किस एंगल पे ये स्टेशनरी रहेगा। निकालो इसको, मैं थोड़ा इंक डालता हूं, ट्राई करो। हो गया, ट्राई किया। सवाल में देखो क्या है, यहां पे ये मास है, इसका अपना जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है बताओ, इस पे एफबीडी बनाना है बेसिकली हमें। कैसे बनाएंगे, ये देखो ये इस तरह से मास रखा हुआ है, ये रहा m,
इसके नीचे जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, mg, और यहाँ पे एंगल आपका कितना है, थीटा। तो अभी हमें पता नहीं है एंगल कितना है, ठीक है। ये mg इधर लग रहा है, इसका कंपोनेंट इधर कितना लगेगा, ये थीटा है, तो यहाँ क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो mg का इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg साइन थीटा। यहाँ आपको कोई भी फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन अभी दिया ही नहीं है। मैंने खोज खोज के निकाला इसमें फ्रिक्शन नहीं हो, वैसे बहुत रेयरली मिलते हैं क्वेश्चन इसमें। एनएलएम में मतलब फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ फ्रिक्शन का कोई रोल होगा भी नहीं। mg का कंपोनेंट इधर कितना होगा, mg साइन थीटा, और mg का इधर कंपोनेंट कितना होता है, mg कॉस थीटा। और इसको हमने 1 न्यूटन इधर की तरफ लगाया, मतलब इसके सेंटर पे 1 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, बोलो, ठीक है। तो इसका 2 कंपोनेंट इसका भी होगा, एक इधर और एक इधर। इसका इधर जो कंपोनेंट होगा ध्यान से देखो, ये थीटा है, इसका कंपोनेंट इधर करना है और एक इधर करना है, ठीक है। ये क्योंकि थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होने वाला है, देखो मैं सारे बता रहा हूं, ये थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये मतलब ये थीटा मतलब ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा। इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है ना, इसीलिए इस तरह हम कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन का इधर क्या होगा, 1 कॉस थीटा, यहां लिखता हूं मैं 1 कॉस थीटा, और इधर क्या होगा बोलो 1 साइन थीटा। हमें क्या करना है, इसको चलाना नहीं है इस पे, वेज पे, ठीक है। तो ना ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा। इस डायरेक्शन में क्या होने वाला, इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकता, वेज है ना, उसको तो रोक ही लेगा। क्या होगा, बेसिकली 2 फोर्स लग रहा है यहाँ पे, 1 साइन थीटा और mg कॉस थीटा। इस दोनों के अपोजिट में एक नॉर्मल लग के उसको बचा देगा, ठीक है। नॉर्मल लगेगा, इन दोनों को सम करा दो, नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो नीचे फोर्स लग रहा है वो जो ऊपर लग रहा है, दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो ये आपका 1 कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। आपको थीटा बताना है, थीटा कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन। तो 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू m कितना है इसका 0.1 kg इंटू जी कितना है 10 साइन थीटा। अप्लाई करो, इसको हटाओ, 10 से 10 कट गया, ये बन गया 1। तो 1 कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। देखो कितना सिंपल बन गया, कॉस को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस मतलब tan थीटा। अब tan थीटा अगर 1 होता है, थीटा कितना होता है 45 डिग्री, tan 45 1 होता है ना, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब अगर यहाँ पे ये 45 डिग्री पे होगा और आपने 1 न्यूटन फोर्स इधर लगाया है और 0.1 kg का मास है, तो वो स्टेशनरी रहने वाला है। ये आपका जेईई एडवांस 2012 में क्वेश्चन आया था और 4 नंबर दे के गया था। आपको कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझने हैं। क्वेश्चन आपको बड़े दिख सकते हैं, छोटे दिख सकते हैं, है ना, कुछ टिपिकल दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझते हो, इसके जो एफबीडी हमने बनाया है, एफबीडी मतलब क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम पे इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो सारे फोर्स हम यहाँ पे निकालते हैं। तो 1 न्यूटन का कंपोनेंट इसके ऊपर ही था, mg का कंपोनेंट इसके ऊपर ही था, तो इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स को हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स ऊपर भी लग रहा है जिसको क्या बोलेंगे नॉर्मल, और ये नॉर्मल को अगर एनालाइज करो तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल आपका किसके बराबर हो रहा है, नीचे लगने वाले दोनों फोर्स का, मतलब 1 साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा के बराबर हो रहा है। अगर आपको नॉर्मल बोल दे निकालने के लिए, आप निकाल सकते हो, थीटा की वैल्यू आप पता चल गई है कितना 45 डिग्री। यहाँ पुट करो क्या 1 साइन 45 मतलब 1/√2 प्लस mg कितना था 1, 0.1 इंटू 10 1 इंटू कॉस थीटा कॉस 45 1/√2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 2/√2। तो इतना आपका नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे 2/√2 न्यूटन। इसको रेशनलाइज कर सकते हो, √2 को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2/√2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो गया 2√2/2 कट जाएगा, आपका बन जाएगा √2 न्यूटन, मतलब 1.414 न्यूटन। समझ आ गया। तो ये आपका नॉर्मल आ गया। आपको नॉर्मल पूछा नहीं था, फिर भी हमने बता दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना था कि थीटा कितना होगा ताकि ये स्टेशनरी रहे। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का ट्राई करेंगे। ये ऐसा नहीं कि लेंदी बना दो, इधर से लेके उधर तक चल जाओ, लेंदी बनाने का ट्राई नहीं करते हैं, बहुत रेयरली लेंदी बनाते भी हैं, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर बहुत ध्यान से आ रहा है ना तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। ये सिंपल सा फंडा है, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप क्वेश्चन कर जाओगे। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। अब हम जेईई मेंस के भी कुछ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन।
अब क्योंकि फ्रिक्शन अभी तक इन्वॉल्व हमने नहीं किया है तो क्वेश्चन कम बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम फ्रिक्शन करेंगे तो उसमें तुरंत आके 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे तुरंत, ठीक है। कल हमने एक जेईई मेंस का क्वेश्चन किया था सिमिलर टाइप ऑफ, आज भी हम करेंगे। अब जेईई मेंस का एक आया है 2010 में, जेईई मेंस 2010। क्वेश्चन निकाल लेता हूं, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप ट्राई करोगे। चलो मैं पहले लिख देता हूं, तब तक आप ट्राई करो। ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। यहां पे ब्लॉक ए है, यहां ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी है। आपको बताना है कि एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी में क्या रिलेटिव एक्सेलेरेशन होगा, रिलेशन क्या होगा। बेसिकली आपको बताना है एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या होगा। आपको बताना है वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए with respect to acceleration of block B in vertical direction, ये आपको बताना है in vertical direction। चलो करो इसको, जेईई मेन 2010। ये आपको लग रहा होगा कि एडवांस और मेंस में कोई अंतर ही नहीं है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट आता है आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफबीडी बनाना आता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको। इसका मास अब मान लो कुछ भी होगा, m1 होगा, m2 होगा, जो भी होगा, m1 मान लो, इसका m2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तो मास नहीं दिया है, ठीक है। देखो क्या होगा, m1 मास है, नीचे की तरफ क्या लगेगा m1g, ठीक है। इधर क्या लगेगा बोलो, m1g का ये 60 है, ये 30 होगा, है ना। तो m1g cos 30 मतलब √3/2, कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, यहां पे m2g लग रहा है, m2g का यहां पे कंपोनेंट इधर कितना आएगा 30 है, तो ये कितना होगा 60। तो m2g का cos 60 मतलब हाफ होगा। बोलो इधर और कोई फोर्स लग रहा है क्या, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही ऊपर लग रहा है, कोई कहीं कोई फोर्स नहीं है। ये नीचे की तरफ ऐसे लगाया, इसका एक कंपोनेंट इधर भी लगेगा, लेकिन इसको नॉर्मल संभाल लेगा। क्या बात क्लियर है। ऊपर लगा के नॉर्मल इसको इक्वेट कर देगा, ऊपर नीचे कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है, सिर्फ इस पे इधर की तरफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। यहां पे भी इधर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो ये वाला फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, अगर एक्सेलेरेशन निकाले तो क्या होगा, ये वाला फोर्स अपॉन में इसका मास, तो क्या बन गया ये g/2। और यहां अगर मैं इसका एक्सेलेरेशन निकालने का ट्राई करूं इस डायरेक्शन में, तो बोलो क्या होगा ये एक्सेलेरेशन, ये वाला फोर्स और अपॉन में क्या, इसी का मास, क्या बन जाएगा ये g√3/2। क्या यहां तक क्लियर है। अब ये एक्सेलेरेशन ध्यान से देखो, एक्सेलेरेशन इधर हो रहा है, तो हमें ये एक्चुअल एक्सेलेरेशन है, इसका कंपोनेंट हम इधर ले सकते हैं। ऐसा मत कर देना कि ये m1g नीचे लग रहा है और इसके m1 मास से डिवाइड कर दिए, g एक्सेलेरेशन से नीचे गिरेगा, नहीं। एक्चुअल में एक्सेलेरेशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। एक्चुअल में एक्सेलेरेशन इधर हो रहा है, मतलब इसका कंपोनेंट हम इधर ले सकते हैं। तो इधर का एक्सेलेरेशन कितना है g√3/2, इसका कंपोनेंट अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे तो कितना आएगा बोलो, g√3/2, इसका cos 30, तो cos 30 हो जाएगा √3/2। क्या बात समझ आ रही है। ये बन जाएगा आपका g√3 × √3 3 अपॉन में 4। इसका अगर हम कंपोनेंट वर्टिकल में लेंगे तो कितना आएगा, g/2 है, तो g/2 का cos कितना 60, तो cos 60 क्या होता है हाफ, बन जाएगा आपका g/4। अब ये a का एक्सेलेरेशन है, ये b का एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेशन ऑफ b, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेलेरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ b। एक्सेलेरेशन ऑफ a कितना है 3g/4 माइनस g/4, यहां लिखो a b का है g/4, कितना बन जाएगा 2g/4। ये कट जाएगा, क्या बनेगा g/2, किधर वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेशन ऑफ b। g कितना होता है 9.8 मानो या 10 मानो, जो भी मानोगे उसके हिसाब से
9.8 रखो तो क्या होगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया था कि जी का वैल्यू आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपको यहाँ पे जी 9.8 ही लेना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करो, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड, इन वर्टिकल डायरेक्शन व्हाट डाउनवर्ड। क्या बात समझ आई? ये जेईई मेन 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन लेने का मन नहीं कर रहा है, बट स्टिल एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। आपको देखना है, उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रिक्शन का वो इन्वॉल्वमेंट बस क्वेश्चन दिखा देता है कि ये फ्रिक्शन है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन वैसा भी ढूंढ रहा हूं। ये समझ आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, सिंपल काम। और यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में निकाला क्योंकि एक्चुअल में इधर बह रहा है, इसका कंपोनेंट इधर किया, एक्चुअल में इधर आ रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर किया, वर्टिकल में दोनों आ गया। इसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया क्योंकि विद रिस्पेक्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। माइनस करने के बाद फाइनली 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम जो लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है तो वैसे फ्रिक्शन से रिलेटेड, बट फिर भी हम करेंगे क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन का ज्यादा रोल नहीं आएगा। देखो कई बार आपको इस तरीके से दिखाया जाता है, अगर आप फ्रिक्शन पढ़ के नहीं गए हो, आप सोचोगे मैंने फ्रिक्शन तो पढ़ा ही नहीं है, मेरे से क्वेश्चन होगा ही नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार आपको फ्रिक्शन बोल के आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कि वो फ्रिक्शन होता भी नहीं है, ठीक है, मतलब आपको बेवकूफ बनाता है बेसिकली, सिंपल भाषा में अगर बोले तो। ये मान लो एक ब्लॉक है बी, एक ब्लॉक यहाँ पे है ए, इधर से एक फोर्स लगाया एफ और इसका मास है 2 kg, इसका मास है 10 kg, ठीक है। अब बोला गया कि यहां पे भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, एफ इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शन नॉन जीरो है ना, यहां पे भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है। चलो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, फ्रिक्शन क्या है, प्रेजेंट है। आपको बोला जा रहा है ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, बताओ ये वॉल जो है, ये वॉल इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाए ताकि ये स्टेशनरी रह पाए, ये आपको पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का क्या होता है, म्यू कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीजें अभी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखो ध्यान से हो क्या रहा है। आप इधर से फोर्स लगाए तो ये क्या हो रहा है, ये इसके साथ चिपकेगा, इसके साथ चिपकेगा, जब इसके साथ चिपकेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर यहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगी ना, ये स्लिप करके नीचे गिर जाएगा, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो। इसको रोकेगा कौन, ये जैसे ही आप नीचे गिरना चाहेगा इसको रोकेगा कौन, ऊपर फ्रिक्शन रोकेगा, ठीक है। तो ये नीचे कितने फोर्स से गिरना चाहेगा, 2 kg है ना, तो नीचे क्या लगेगा 2 × g मतलब 2 × 10 दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है। अब जो 20 न्यूटन से नीचे गिरना चाह रहा है तो इस पे फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 20 न्यूटन ही लगेगा, फिर जाके ये बॉडी रुकेगा। अब यदि 2 kg पे आपका, अब ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा यहां दिखाता हूं, ये आपका 2 kg है, इस पे आपका ऊपर लगा है 20 न्यूटन। अब न्यूटन का थर्ड लॉ यहां काम कर रहा है, अगर 20 न्यूटन ऊपर लगा तो ये वाले ब्लॉक पे क्या होने वाला है, इस वाले ब्लॉक पे 10 kg वाले ब्लॉक पे यही 20 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा और ये भी फ्रिक्शन ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि थर्ड लॉ यही कहता है इक्वल एंड अपोजिट लगता है ना, जितना 20 न्यूटन इस पे ऊपर लगा उतना ही इस पे नीचे लगेगा। साथ में इसके 10 kg है तो नीचे क्या लगेगा 10 × 10 मतलब mg 100 न्यूटन। अब नीचे इसका टोटल कितना लग रहा है बोलो 120 न्यूटन, 100 + 20 दैट इज 120 न्यूटन। तो इसको अगर बचाना है गिरने से तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर गिरने से बचाना है तो टोटल का टोटल ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, वो इसके बराबर जो होगा 120 न्यूटन। ये देखो देखते देखते सवाल हो गया, वापिस से समझो। यहां जो ये 2 kg है ये गिरना चाह रहा था 20 न्यूटन से, तो इस पे फ्रिक्शन लगा ऊपर 20 न्यूटन। अब जो फ्रिक्शन इधर लगा वही फ्रिक्शन इस पे भी लगेगा नीचे, क्लियर है ये बात, इस पे लगा नीचे की तरफ। अब जो नीचे लगा ये 20 न्यूटन और इसका 100 न्यूटन, ये दोनों मिलके टोटल 120 न्यूटन नीचे लगा रहा था, तो फ्रिक्शन हमें कितना लगाना पड़ेगा 120 न्यूटन लगाना पड़ेगा ताकि ये जो 10 kg का है ये स्टेबल रह पाए, क्लियर है। तो ये हमारे फाइनली जो वॉल जो फ्रिक्शन इस पे लगाएगा वो कितना लगाएगा 120 न्यूटन। क्या बात क्लियर हो गई, मैं फ्रिक्शन के अंदर घुस गया लेकिन हमें फ्रिक्शन अभी करना नहीं था, ठीक है। तो बेसिक जो आपका एनएलएम होता है उसमें सेकेंड लॉ का ही सबसे मेन रोल होता है। फर्स्ट लॉ पे भी हमने क्वेश्चन किया, सेकेंड लॉ पे भी, थर्ड लॉ पे कोई क्वेश्चन 1-2 किया है शायद, ज़्यादा कुछ किया नहीं है क्योंकि उसमें उसका रोल भी ज़्यादा नहीं है। एक थर्ड लॉ पे मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है
क्लास 9 से चलता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ होता है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, थर्ड लॉ पे अगर मैं क्वेश्चन बोलूं मान लो एक कार्ट है, ये कार्ट है, कार है मान लो, ये कार आगे की तरफ मूव कर रही है। आगे क्या है आपके पास? एयर। ये कार ने एयर पे फोर्स लगाया F, कार ने एयर पे फोर्स लगाया F, बदले में एयर ने भी कार पे फोर्स लगाया F। अब जब कार ने फोर्स लगाया F, इसके ऊपर भी फोर्स लग गया F, तो बताओ ये कार मूव कर कैसे रही है? ये आगे फोर्स F, पीछे भी फोर्स F, तो कार मूवमेंट कैसे कर रही है? ये आपको बताना है, कार आगे की तरफ मूव कर कैसे रही है। सोचो थोड़ा देर, और इधर मैं इसको मिटाता हूं। ये थर्ड लॉ जो है उसकी बारीकी समझने के लिए क्वेश्चन है, इतना दूर में हो जाएगा। ये पॉज करके सोच लो, मैं यहां पे आपको करवाता हूं। देखो ये कार है, ये आगे की तरफ फोर्स लगाया किस पे? एयर पे, ठीक है, एयर पे इसने फोर्स लगाया F, और एयर ने इस पे फोर्स कितना लगाया? F। अगर आपको बोला जाए कि ये कार मूव क्यों कर रही है, ये मूव क्यों करती है? F नेट से। F नेट जो कार पे लग रहा है, बताओ क्या लग रहा है? इसकी अपनी इंजन होगी, जो कि यहाँ पे एक कार का ये जो चल रहा होगा चक्का, यहाँ पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा, ये पीछे की तरफ कैपिटल F है। ये जो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग के चक्का इसको आगे बढ़ाना चाह रहा होगा, उसमें ये कैपिटल F जो है यही तो पीछे की तरफ धक्का लग रहा है। आप इसको गलती से भी ऐसा ना समझें कि ये F जो है ना, ये भी F कार के ऊपर आगे है। कई बार ऐसे समझा जाता है कि ये F जो है ये कार के ऊपर आगे की तरफ है, और ये F जो है कार के ऊपर पीछे की तरफ है। क्वेश्चन पूछने वाले आपको इस ट्रैप में फंसा लेंगे, ये देखो F आगे F पीछे, कार कैसे मूव करेगा? भाई ये जो F है ना, ये कार के ऊपर नहीं है, ये F जो है ये एयर के ऊपर है, ठीक है, और ये अकेला F जो है ये कार के ऊपर है। तो ये दोनों F जो है आपका एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं करने वाला, ठीक है। ये F जो है ना, ये F नीचे वाला, ये एयर के ऊपर है, जो कि एयर को डिस्प्लेस करेगा आगे से, और ये जो F है ये कार के ऊपर है, जिसको कौन ओवरकम करेगा? नीचे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इसको आगे बढ़ा के ले जाएगा। दिस अपॉन इसका मास ऑफ कार एंड दिस विल बी द एक्सेलरेशन, और इस तरीके से मूव करेगा। ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि ये दोनों फोर्स जो है एक बॉडी पे नहीं है, ये नीचे वाला फोर्स एयर पे है, जबकि ये वाला फोर्स कार पे है। आपको क्वेश्चन पूछ के इस तरीके से दिखाया जाएगा कि दोनों फोर्स देखो इक्वल एंड अपोजिट है, फिर भी कार मूव कैसे कर रहा है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, क्लास 9 से ये चलता रहता है। एनसीईआरटी का ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप भी किसी से पूछ के देखना, आपको भी आंसर जल्द ही नहीं मिलेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस आपको किसी ने बताया होगा फिर आपको मिलेगा, वरना जल्दी से इसका आंसर देना मुश्किल होता है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। एनएलएम खत्म हो चुका है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिक्शन शुरू करने वाले हैं। डीपीपी करते रहो बहुत ध्यान से, और उसके आंसर चेक करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डाउट पूछो, ठीक है। तो इतना ही आज हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।